चलिए, देखिए सरफेस टेंशन एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी आप कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हो, जैसे छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, आप देखोगे बारिश के टाइम में वो छोटे छोटे से इंसेक्ट्स वो वाटर की सरफेस पर चल रहे होते, अंदर नहीं होते, सरफेस पर मूव कर रहे होते बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। आप देखोगे तो जो आपकी लिक्विड ड्रॉप्स होती है, रेन ड्रॉप्स होती है, उनका शेप स्फेरिकल होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन। जब आप किसी पेंट ब्रश को पानी में डालते हो तो उसके जो ब्रशेस होते हैं वो पूरे खुल जाते हैं, और जैसे बाहर निकालते हो ऐसे बाहर निकालोगे वापस ऐसे आ जाएंगे। तो ये क्यों हो पाता है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। ऐसा ये सब चीजों के पीछे का हमको रीजन समझना है कि ऐसा होता क्यों होगा। जनरली बोला जाता है आपको कोई कपड़े साफ करने हो तो मशीन में साफ करो, खुद से साफ करो, डिटर्जेंट का यूज किया जाता है, डायरेक्टली पानी से नहीं धोया जाता। क्यों? सरफेस टेंशन की वजह से डिटर्जेंट कुछ कर देता है जाके, जिसकी वजह से कपड़े ज्यादा साफ हो जाते हैं। गर्म पानी से साफ करो तो ज्यादा फायदा होता है एज कंपेयर टू ठंडा पानी, जो हम करते नहीं है, बट कंपेरेटिवली अगर गर्म पानी से किया जाए तो कपड़ा ज्यादा साफ होगा। क्यों? क्योंकि वाटर के पास, फ्लूइड के पास एक प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन। तो ये समझना हमें जरूरी है। अब सबसे पहले तो मैं इसका डेफिनेशन समझाऊंगा। डेफिनेशन से पूरी चीज समझ नहीं आएगी, वो धीरे 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 आगे जाओगे तब समझ में आएगी। तो सिर्फ पहले डेफिनेशन के कुछ कीवर्ड से उन्हें याद रखने का ट्राई करना। सबसे पहली पॉइंट जो मुझे बोलना है, आपको लर्न करना है, वीडियोस ऑन कर लो सब। सरफेस टेंशन पूरे लिक्विड की प्रॉपर्टी नहीं होती है। सरफेस टेंशन, जैसे अगर एक लिक्विड, एक कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड फिल कर दिया गया है, तो अगर लिक्विड यहां तक फिल्ड है तो ये जो प्रॉपर्टी है वो पूरे के पूरे लिक्विड की नहीं है। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक लिक्विड की है, जो कहां पर प्रेजेंट होता है? सरफेस पर। मतलब सिर्फ सरफेस वाले लिक्विड के पास ही ये प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन की। जो लिक्विड अंदर था डेप्थ में, एच डेप्थ नीचे, उसके पास की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो एक चीज याद रखिएगा, पहला पॉइंट, कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ना कि पूरा लिक्विड का ये प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है। तो बोलते वक्त भूल जाओगे, ये बोल दोगे सर ये तो लिक्विड का प्रॉपर्टी। अरे लिक्विड नहीं, लिक्विड की फ्री सरफेस का प्रॉपर्टी है। पूरे लिक्विड के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होता है। इस प्रॉपर्टी की वजह से लिक्विड की फ्री सरफेस का बिहेवियर चेंज हो जाता है। आई अगेन रिपीट, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी लिक्विड की फ्री सरफेस अलग तरीके से बिहेव करने लगती है। उसके बिहेवियर का पहला पॉइंट, पहला कीवर्ड क्या होगा? वो एक इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करने लगती है। जैसे बलून को देखा है ना आपने, जब उसमें हवा नहीं होती कैसा मरियल सा होता है, मुरझाया हुआ सा, और जैसे ही फुला देते हो उसकी सरफेस कैसी, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बन जाती है, इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह। उस टाइप से बिहेव करता है लिक्विड का फ्री सरफेस। अब एग्जैक्ट कंपेयर करने मत लग जाना। तो लिक्विड का फ्री सरफेस सरफेस टेंशन की वजह से कैसा बिहेव करने लगता है? इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह। ये पहला पॉइंट याद रखना है आपको। एंड द सेकंड पॉइंट इज, बिकॉज ऑफ दैट वो अपने फ्री सरफेस एरिया को, या अपने सरफेस एरिया को ऑलवेज क्या करने का ट्राई करेगा? मिनिमाइज।
दो चीजें मैंने बताई। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन, लिक्विड की जो फ्री सरफेस होती है वो किसकी तरह बिहेव करेगी? इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह। और उसकी वजह से वो अपने फ्री सरफेस एरिया को, जो सरफेस एरिया है, उसको हमेशा ट्राई करेगी कैसा कि वो कम से कम हो जाए। क्यों, वो मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं व्हाट इज सरफेस टेंशन। तो व्हाट इज सरफेस टेंशन? It is the property of the free surface of the liquid. It is the property of the free surface of the liquid by virtue of which the free surface of the liquid behaves like an elastic stretched membrane and always try to minimize its surface area. Again repeat, surface tension is the property of the free surface of the liquid. It is the property of the free surface of the liquid by virtue of which the free surface of the liquid behaves like an elastic stretched membrane and always try to minimize its surface area. ये होता है surface tension. अब ऐसा क्यों होता होगा वो हम उसकी मॉलिक्यूलर थ्योरी में समझेंगे। ये वीडियो ऑफ हो गए है, वो दिख रहा है मेरे को? निशित, तेरा एग्जाम नहीं है, तू फिर आ गया? कम कर आना। मैं सर रिवाइज करने ही आया हूँ। हाँ बता बता, ठीक है। एथवी फाइनल आर्य केविना ब्रज, केविना टाइम पे, वेरी गुड। प्रखर याना, अब देखो ये होता क्यों होगा, वो थ्योरी में समझाता हूँ। उस थ्योरी, वो आपके नोट्स में अगर आप ढूंढोगे तो आपको पॉइंट नंबर जो 7 है वहां पे मिलेगा। वो मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन को समझते हैं। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, बेसिकली होता क्यों होगा ऐसा मॉलिक्यूलर लेवल पर, वो हम समझने का ट्राई करते हैं। उसके लिए हमने मान लिया एक बड़ा सा कंटेनर, जिस कंटेनर के अंदर आपने लिक्विड फिल कर दिया है। ये है कंटेनर का फ्री सरफेस, यहां तक है वो। अब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो अंदर प्रेजेंट होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स सरफेस पर प्रेजेंट होंगे। कुछ सरफेस मतलब एग्जैक्ट पूरी ऊपर की सरफेस नहीं, उससे थोड़ा सा नीचे तक भी उसको फ्री सरफेस की तरह ही कंसिडर किया जाता है। तो ये 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताए। ज्यादा फोकस मेरा मॉलिक्यूल नंबर 1 एंड मॉलिक्यूल नंबर 2 पर रहेगा। अब आप सभी को पता है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल है, वो लिक्विड का हो, सॉलिड का हो या गैस का हो, इनके बीच में क्या होता है? रुको, मैं अनम्यूट करने का परमिशन तो दे ही सकता हूँ। सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। यस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज प्रेजेंट रहता है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो इस तरफ भी एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है क्योंकि उसके बाजू वाला मॉलिक्यूल उसको खींचना चाह रहा है, बट एट द सेम टाइम इधर वाला बोलता है चल मैं भी खींचूंगा, तो वो इधर खींचता है। ऊपर वाला बोलता है मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी खींचता हूं ऊपर। और नीचे वाला बोलता है चलो सब कर रहे तो मैं भी कर ही लेता हूं। तो बेसिकली ये चारों साइड से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उस पर नेट फोर्स कितना हो जाता है? 0। अब देखो एक टर्म आता है, वो बता देता हूं। यहां पर आपको एक स्फीयर बनता हुआ दिखेगा। इस स्फीयर को बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। आपका भी होना चाहिए,
सबका होना चाहिए, वैसे ही इस मॉलिक्यूल का भी क्या है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब इस स्फीयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे वो सभी इस पर फोर्स लगा भी सकते हैं और एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं उसकी साइड से। पर जो मॉलिक्यूल इससे बाहर है वो इतना दूर हो चुका है कि वो इस पर फोर्स नहीं लगा सकता, वो उसके आजू बाजू वाले पे लगाएंगे। तो ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, एक ऐसी एरिया, एक ऐसा वॉल्यूम जिसके अंदर आने वाले सभी मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल की का फोर्स एक्सपीरियंस भी करेंगे और फोर्स लगा भी सकेंगे। समझ आया ये वाला पार्ट? जैसे जैसे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, हम अब आपका इन्फ्लुएंसर स्कॉलरशिप हमने इस बार रखी हुई थी, वैसे हर साल ही होती है, कि जैसे आप लोगों को, अब डेफिनेटली अगर आप हो हमारे साथ तो आपको कुछ तो पसंद आया होगा कीस्टोन का, बट आपके नाम पे कोई बच्चा आता है, दैट मींस यू आर आप हमारे बेसिकली इन्फ्लुएंसर, कि आपके नाम पर कोई बच्चा आया तो उसका बेनिफिट आपको भी मिलता है स्कॉलरशिप के बेसिस पर। तो वो इन्फ्लुएंसर हो, आपका एक सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल, जहां पर आप 10 लोग भी हो तो अगर आप कुछ बोलते हो करते हो तो उसका इन्फ्लुएंस बाकी सब पे होगा, वो आपकी सुनेगा, वो आपसे कुछ करवाएगा बेसिकली। बट जो थर्ड पर्सन है बाहर, उसको क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो ये होता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, सबका होता है। जितना बड़ा ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अपनी लाइफ में बनाओगे उतना ज्यादा सक्सेस मिलेगा। इसको फ्यूचर में बोला जाता है कॉन्टैक्ट्स। तो बेसिकली आपके कॉन्टैक्ट्स होने जरूरी है, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। इसलिए अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बड़ा बनाओ हमेशा। ऑलराइट, अब ये बेचारे पार्टिकल की बात करते हैं जो सरफेस पर है। ये लेफ्ट साइड से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट साइड से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि इधर भी लिक्विड का मॉलिक्यूल इधर भी है, नीचे से भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। बट ऊपर से करेगा क्या? ऊपर तो मॉलिक्यूल ही नहीं है लिक्विड के, हम तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट ही नहीं है। तो क्या इस वाले पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स 0 हो पाएगा? नहीं, ये तो कुछ नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इन विच डायरेक्शन? वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ कुछ। ये वाले फोर्स ने इसको कैंसिल आउट कर दिया तो नीचे ही लग रहा है एक फोर्स उस पे नेट, और उसको कैंसिल आउट करने के लिए ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो इन दोनों की जिंदगी में थोड़ा डिफरेंस है, दोनों अलग अलग लाइफ जी रहे हैं। एक ऐसी लाइफ जी रहा है जिसमें उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, शांत है, खुश है, कंफर्ट जोन में है। पर ये पूरे टाइम एक एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्या ये समझ में आई चीज? सर ये कैसे ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग है? यस याना? ये मॉलिक्यूल सरफेस को जस्ट टच कर रहा है। हाँ, मतलब सरफेस की एक थोड़ी सी बैंडविड्थ होगी, उसके अंदर होगा ये एक लेयर मान ले, इस लेयर के अंदर। अब ये वाले मॉलिक्यूल की बात करूं जो थोड़ा मैंने सरफेस से नीचे कंसिडर किया है, तो वो इधर भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इधर भी करेगा, नीचे भी करेगा, बट ऊपर इतनी नहीं कर रहा है, छोटी कर रहा है। तो अभी भी नेट फोर्स उस पर कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। तो जब मैं फ्री सरफेस की बात करता हूं तो मैं उन सब मॉलिक्यूल्स को कंसिडर कर लूंगा जिन पर फोर्स लग रहा होगा। जिस पर्टिकुलर डेप्थ पे नेट फोर्स लगना 0 हो जाएगा, वो सब मॉलिक्यूल के ऊपर ऊपर वाले मॉलिक्यूल मेरे कंसिडरेशन में होते फ्री सरफेस। यस निशित? वही पूछना था सर। हो गया ना क्लियर अब? यस सर। ओके, अब देखो, थोड़ा सा फिजिक्स समझो। आपने चैप्टर नंबर 6 से ये पढ़ रखा है, एक स्प्रिंग के टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊं, 14 भी पढ़ के आए हो। ये स्प्रिंग का होता है रिलैक्स्ड पोजीशन, ऐसा पोजीशन जिसपे वो रहना पसंद करती, ना मैंने उसको कंप्रेस किया है ना मैंने उसे स्ट्रेच किया है, आराम से अपनी जिंदगी जीना पसंद करेगी वो उस पोजीशन पे। जब स्प्रिंग अपनी अनस्ट्रेच्ड पोजीशन पे होती है, रिलैक्स पोजीशन पे होती है, तब हम उसका डिस्प्लेसमेंट कितना कंसिडर करते हैं? 0। दैट इज इट्स मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट 0, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स 0। अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो कोई इस स्प्रिंग को इस पोजीशन पे रहने के लिए कुछ वर्क करना पड़ रहा है? नहीं, खुद से ही बैठी हुई है।
कोई एफर्ट नहीं है, तो वर्क डन भी जीरो, और कोई वर्क डन नहीं हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो ही होगी उसकी मेन पोजीशन पे। पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्या कहता है कि जब आप कुछ वर्क करते हो तो वो वर्क डन स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। यहाँ पे तो वर्क हो ही नहीं रहा है यहाँ पे रहने के लिए, शांति से बैठिए। बट अगर आप इसको अंदर की तरफ कर दो कंप्रेस, तो आपने अंदर की तरफ क्या किया, डिस्प्लेसमेंट। अब आप वर्क कर रहे हो, अंदर लेके जा रहे हो, अंदर लेके जा रहे हो, तो आपको उसको अंदर ले जाने के लिए वर्क करना पड़ रहा है। खुशी खुशी वो स्प्रिंग नहीं जाएगी अंदर, क्योंकि वो उसकी रिलैक्स पोजीशन नहीं है। तो जब आप उसको अंदर ले जाते हो, वर्क करते हो, तो वो वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। चेक करना है आपको कि हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हाथ हटा के देख लो, क्या स्प्रिंग वापस जाती है? यस। तो वापस क्यों जा पाती है? क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी, और जैसे ही आपने हाथ हटाया वो पूरी की पूरी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई और वो अपनी मेन पोजीशन पे वापस जा पाई। तो हमेशा जब आप वर्क करोगे, दैट वर्क डन वुड बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब इनकी कहानी समझो। अगर इस पर नेट फोर्स जीरो लग रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसको कोई वर्क करना पड़ रहा है यहाँ पे रहने के लिए? नहीं, कोई एक्सटर्नल वर्क करने की जरूरत नहीं, कोई वर्क डन नहीं, उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, वो अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में जहां पे वो रहना पसंद करता है। बट इस पार्टिकल की लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। अगर इसको अपनी सरफेस पर अपने आप को बनाए रखना है तो इसको इस डाउनवर्ड फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क करके यहां रहना पड़ेगा, क्योंकि ये फोर्स तो उसको नीचे लेके जाना चाहती है, बट वो जा नहीं रहा है, वो तो है ही सरफेस पे बैठा हुआ है। तो उसको कुछ वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट दिस फोर्सेस वहां पर रहने के लिए, एंड वही वर्क उसकी सरफेस पर उसके पास स्टोर हो जाता है। किस फॉर्म में? उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। बट इन दिस चैप्टर हम उसको पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे सरफेस एनर्जी। तो जो वर्क ये पार्टिकल कर रहा है अगेंस्ट दिस फोर्सेस, दैट वर्क डन वुड बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी, क्योंकि ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास ही है, इसके पास नहीं था, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, बस इन चुनिंदा सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स के पास ही होता है। तो हम बोलते हैं सरफेस के पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, और उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उनकी सरफेस एनर्जी। यहां तक क्लियर है सबको? सर एक बार डेफिनेशन करो, रिपीट करो ना। किसका? सरफेस एनर्जी। मैंने बताया भी नहीं अभी तक, मैंने सर समझाया तो है। वर्क डन आपने कुछ बोला ना, वो डेफिनेशन नहीं है। वो बताता हूँ, वो तो नोट्स में दिया हुआ है, वो सब मैं बताता हूँ वापस से। बोलो सिद्धार्थ। सर बोयंस फोर्स नहीं लगेगा उस पार्टिकल पे? वो कंसेप्ट बॉयंस फोर्स का तब आता है जब कोई ऑब्जेक्ट को डिप किया गया। अभी कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है यहाँ पर। बॉयंट फोर्स मॉलिक्यूल पे थोड़ी ना लगता है, मॉलिक्यूल्स लगाते हैं उस ऑब्जेक्ट पर जिसको अंदर इमर्स किया जाता है। अभी तो हम कोई ऑब्जेक्ट को लेके भी नहीं आए, ये तो लिक्विड की बात हो रही है। ओके सर। ओके, तो बेसिकली मैंने क्या बताया कि जितने भी मॉलिक्यूल इस लिक्विड की फ्री सरफेस पर है, उन सभी पे नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। ड्यू टू दैट नेट डाउनवर्ड फोर्स उन्हें एक वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट दिस फोर्स, अगर वो सरफेस पे रहना चाहते हैं तो, और वही वर्क डन स्टोर हो जाता है इनकी सरफेस एनर्जी के फॉर्म में। ये मैंने बोला, बस क्लियर है? ऑलराइट, अब देखिए, जब पार्टिकल के पास कोई वर्क, मतलब ऑब्जेक्ट पे कोई वर्क नहीं हो रहा होता, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो वो कौन से इक्विलिब्रियम में होता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल मतलब कंफर्ट जोन, जहां पे सब रहना पसंद करते हैं। बट जब उस पर कुछ वर्क किया जाता है, अब जैसे ही स्प्रिंग को मैंने अंदर की तरफ कंप्रेस किया, तो मैंने उसको अपने कंफर्ट जोन से डिस्टर्ब कर दिया, उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब कर दिया। तो उसके पूरे एफर्ट्स क्या रहेंगे हर वक्त,
कि वो कुछ भी करके अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन पे जाए, और उसी की वजह से इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स लगता है जो उसको उसकी मीन पोजीशन पे लेके जाती है। याद आया कंसेप्ट? इधर भी ऐसा ही होगा। देखो, अंदर वाला मॉलिक्यूल स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, कोई झंझट नहीं, शांति, कंफर्ट जोन। बट ये वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इसके पास, इसको कुछ वर्क करना पड़ रहा है, इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। ये जो वर्क करना पड़ रहा है वो कौन कौन से मॉलिक्यूल को करना पड़ रहा है? उन सभी को जो सरफेस पर प्रेजेंट है। तो लिक्विड की सरफेस करती क्या है? अपने आप को स्ट्रेच करके अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने का ट्राई करती है। जितना कम सरफेस एरिया उतने कम मॉलिक्यूल सरफेस पर, जितने कम मॉलिक्यूल सरफेस पर उतनी कम सरफेस एनर्जी, उतना ज्यादा स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ वो अपने आप को लेके जा सकती है। देखो, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल, अगर 100 मॉलिक्यूल है सरफेस पे, तो 100 के पास सरफेस एनर्जी होगी, और 100 के 100 अनस्टेबल होंगे, क्योंकि वो सब पे नेट वर्क हो रहा है, नेट फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। बट अगर लिक्विड की फ्री सरफेस क्या करे, अपने सरफेस एरिया को थोड़ा रिड्यूस कर ले, तो कम मॉलिक्यूल सरफेस पे एक्सपोज होंगे। जितने कम मॉलिक्यूल, अगर 100 से 90 भी कर लिए मॉलिक्यूल लिक्विड की फ्री सरफेस ने, तो कुछ सरफेस एनर्जी तो रिड्यूस होगी, कुछ तो वो अपने स्टेबल की तरफ जाएगा। इस रीजन की वजह से हम बोलते हैं लिक्विड की फ्री सरफेस एक इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, और अपने सरफेस एरिया को हमेशा ट्राई करती है जितना कम कर सके उतना कम कर ले। ऐसा नहीं होगा जीरो कर देगी, पॉसिबल नहीं है, बट जितना एफर्ट मार के वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहती है वो करेगी, सो दैट मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ मूव होने लगे। जितना एफर्ट मार सकती उतना मारेगी। तो ये इसके पीछे का होता है फिजिक्स। अब तो चीजें टू दी पॉइंट जाएगी आगे, तो मैंने डेप्थ वाली चीजें जितनी भी थी वो आपको डेप्थ में जाके एक्सप्लेन कर दी। अब एक चीज तो हमने पढ़ी सरफेस टेंशन, और एक हमने पढ़ा सरफेस एनर्जी। तो इन दोनों के बीच का कोई रिलेशनशिप होना चाहिए, वो हम रिलेशनशिप डिराइव करेंगे। बट उससे पहले सरफेस टेंशन को निकालने का फॉर्मूला क्या बनाया गया है वो आपको पता होना चाहिए। अगर ये कंटेनर का साइड व्यू देखो तो आपको ऐसा दिखता है, बट अगर एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है और उसके टॉप व्यू को देख रहे हो तो सर्कल ही दिखेगा सिलेंडर का। तो यहां पर पूरा लिक्विड है, ये टॉप व्यू है और ये सब जगह लिक्विड 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 है। तो सरफेस टेंशन को निकालने का तरीका क्या बनाया गया? उन्होंने बोला एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर करो। इमेजिनरी लाइन, क्या इस लाइन के ऊपर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे? यस, क्योंकि सरफेस है, सरफेस पे मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होंगे। तो मान लो इसके ऊपर भी कुछ मॉलिक्यूल्स है सिर्फ लाइन के ऊपर, और उस लाइन का लेंथ क्या है? एल। हर मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा अपने आइट साइड से। तो जो फोर्स वो सभी मॉलिक्यूल लाइन के ऊपर जो प्रेजेंट एक्सपीरियंस कर रहे, दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर कर दिया जाए तो यही बन जाता है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला। Surface tension is defined as force experienced by this molecule per unit length, F by L। सिंपल सा डेफिनेशन बना दिया। और सरफेस टेंशन को कहीं तो S से रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं T से। तो मैं दोनों बता रहा हूँ, कंफ्यूज आप मत होना, एक ही बात होगी। सरफेस टेंशन को कहीं S से बोलेंगे, कहीं T से बोलेंगे। डेफिनेशन फॉर्मूला क्या होगा? F by L। यूनिट क्या होगा? सर मैं बोलूं? बोल दो, कोई भी, सबको परमिशन। न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर, फोर्स का न्यूटन, लेंथ का मीटर, न्यूटन पर मीटर इज दी ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। डायमेंशनल फॉर्मूला भी वहां से आप निकाल सकते हो। फोर्स का लिख देना, लेंथ का लिख देना, काट देना, जो करना कर देना। चलिए, सो ये मैंने अभी तक आपको अपने नोट्स का अगर बोलूं तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 7 बता दिया है। अब मैं पॉइंट नंबर 5 पे जा रहा हूं, विच इज रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी।
इसके लिए आपको एक डायग्राम कंसीडर करना पड़ेगा कि ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, जिसके तीन साइड्स तो फिक्स है, पर ये फोर्थ वाली साइड जो है वो मूवेबल है, वो इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। एक रेक्टेंगल है, ऐसा बना रखा है, एक वायर ऊपर एक वायर नीचे, ऐसे एक वायर एक वायर एक वायर, बन गया एक रेक्टेंगुलर कॉइल। और उसका एक एंड ऐसा होगा जो मूव कर सकता है, एक वायर को ऊपर से ले जाके मोड़ देंगे तो वो आगे पीछे भी जा सकता है। तीन साइड फिक्स है, वो मूव नहीं कर सकते एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, सिर्फ फोर्थ वाली ऑरेंज वाली कर सकती है। फ्रेम है, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम, तो उसको बोल दिया हमने ए बी सी डी, जिसका लेंथ कुछ एल होगा और ये वाला डिस्टेंस एक्स होगा। एल और एक्स में से क्या फिक्स है और क्या वेरिएबल है? एनीवन? जो एल और एक्स दिख रहा है उसमें से कौन सी चीज फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकती? वेरी गुड यश। और क्या? यस, एल इज फिक्स्ड, लेंथ थोड़ी ना चेंज हो सकती, बट जब ये अंदर की तरफ जाएगी तो एक्स कम हो रहा होगा, जब ये बाहर की तरफ जाएगी तो एक्स बढ़ रहा होगा, मतलब ये वेरिएबल है। और अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करूं तो अगर दोनों में से कोई भी एक चेंज हो जाता तो एरिया तो चेंज हो जाता है, ठीक है? तो इसके अंदर या बाहर जाने पर, अंदर जाएगी तो एरिया कम हो रहा होगा रेक्टेंगल का, और ये बाहर जा रही होगी तो एरिया बढ़ रहा होगा रेक्टेंगल का। अब इसके साथ हमने किया क्या, इसको पकड़ा ऊपर से और ऐसे सोप सॉल्यूशन में अंदर लेके गए, डिप किया और बाहर निकाल लिया। ये उसी की तरह है जो वो रोड पर बेच रहे होते ना, क्या बोलते हैं जिसमें से सोप बबल्स निकल रहे होते फूंक मारने पर, देखा वो बड़े मस्त से बबल्स निकलते हैं, वो वैसा सही है। अब वहां पर वो सर्कुलर शेप का होता है, तो आप पानी में डिप करते हो और बाहर निकालते हो और फिर फूंक मारते हो, तो वो बबल्स बहुत सारे निकल रहे होते हैं अलग अलग। वही चीज मैंने यहाँ रेक्टेंगल में बता रखी है। हो गया इमेजिन किस चीज की मैं बात कर रहा हूं? अब देखो, जैसे ही आप इस पूरे पार्ट को सोप सॉल्यूशन में डिप करके निकालते हो तो यहाँ पर एक सोप की फिल्म बन जाएगी। होगा क्या उस फिल्म की वजह से, वो आपको बताना है। ये वाला एक्स जो ये लेंथ है, ये मूवेबल साइड, वो अंदर की तरफ जाएगा या बाहर की तरफ आएगा उस सोप फिल्म के बनने से? क्या लगता है? सरफेस टेंशन के कंसेप्ट से बताना है तुम्हें। वेरी गुड यश। सर शायद बाहर की तरफ जाएगा। अच्छा, अगर फेरिन बाहर की तरफ जाता है तो एक्स बढ़ेगा या कम होगा? एक्स बढ़ेगा सर। एक्स बढ़ेगा तो एल इंटू एक्स, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी बढ़ेगा, यस। पर एरिया बढ़ना तो नहीं चाहिए। सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी बोलती है कि उसकी फ्री सरफेस एक इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, और उसका हमेशा ट्राई क्या करती है वो कि कांस्टेंट अपने सरफेस एरिया को रिड्यूस कर सके, मिनिमाइज कर सके। तो जब यहां पर एक लिक्विड की फ्री सरफेस बनेगी तो वो फ्री सरफेस अपने एरिया को क्या करना चाहती है? मिनिमाइज। बिकॉज ऑफ दैट इसका मूवमेंट अंदर की तरफ होने लग जाएगा, सो दैट एक्स कम हो और एरिया, एक्सपोज्ड एरिया कम होने लगे। तो नेचुरली ये सरफेस टेंशन की वजह से ये अंदर की तरफ कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। किसकी वजह से? ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। ये समझ में आए सबको? ऑल राइट। नाउ अगर आप इसको बाहर की तरफ लेकर जाना चाहते हो तो आपको क्या कुछ वर्क करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, खुद से तो नहीं जा रही। तो अगर आप इसको यहां पर लेके आना चाहते थे हो तो आप स्लोली 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 जितना फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स बाहर लगाएंगे और उसको लेकर आएंगे यहां तक। तो हमने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, मान लेते हैं वो डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा एक्स।
तो हमने बाहर की तरफ फोर्स लगा के कुछ डिस्प्लेसमेंट किया डेल्टा एक्स, मतलब कुछ वर्क किया होगा. दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होगा, बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा एक्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये हमने कर दिया. क्लियर है? अब फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा. वी नो दैट सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो फोर्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ. अब यहां पे एक ट्विस्ट क्या है, वो ट्विस्ट समझो. यहां पे एक सोप फिल्म नहीं बनी होगी, यहां पे 2 सोप फिल्म बनी होगी. कैसे, मैं बता रहा हूं. 2 सोप फिल्म बनी यहां पे, एक नहीं. कैसे? अनम्यूट करके बोल सकते हो, अनम्यूट करो और बोल दो. क्या है? यस यस, 2 सर, पर बाय कैसे बनी होगी वो पूछ रहा हूं मैं. क्यों बनी होगी, मतलब बेसिकली उसके अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है. देखो यहां पर मान लो कि ये अपना वो रेक्टेंगुलर कॉइल होता, तो अगर इसको आप साइड से देख रहे हो तो ऐसा दिख रहा है, टॉप से देखोगे तो ये एक्चुअली ऐसा दिखेगा. तो एक फिल्म इस तरफ पीछे की तरफ बनी होगी जो आपको दिख नहीं रही है, और एक फिल्म इधर आगे की तरफ बनी होगी. ये तो फ्रेम है ना, एक फ्रेम. तो ये फ्रेम का ये वाला हिस्सा आपने ऊपर देखा, साइड में ये वाला हिस्सा होगा. तो एक फिल्म इस तरफ बनेगी और एक फिल्म इस तरफ बनेगी. देयर आर 2 फिल्म्स ऑफ सोप सॉल्यूशन. इमेजिन हुआ ये. सर तो इस पे यस, सर आप अबव और बिलो कह रहे हो या साइडवाइज कह रहे हो? अब अबव और बिलो नहीं, मैं दिखा अबव और बिलो से साइडवेज से रहा हूं वही कि कह रहा हूँ जब सर, एक वही 2 सरफेस आप ये, ऐसे काउंट कर रहे हो ना सर, ऐसे. हाँ ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल, एक तो साला रुक जा, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है. तो इस तरफ एक फिल्म बनेगी और इस तरफ भी एक फिल्म बनेगी. देयर आर 2 फिल्म्स. तो एक्चुअली आपको 2 लेंथ कंसीडर करनी पड़ेगी यहां पे. तो नेट फोर्स जो लिख रहा हूं यहां पे ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो S इंटू 2L हो जाएगा. इस 2L का याद रखना, नोट्स में उस 2L का रीजन भी दिया होगा. सोप फिल्म हैज 2 सरफेसेस, दैट्स व्हाई द लेंथ इज टेकन ट्वाइस. क्योंकि पीछे वाली पे भी सरफेस टेंशन की वजह से अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होगा और आगे वाली पे भी फोर्स लग रहा होगा. तो लेंथ को लेना पड़ेगा आपको डबल. इस वाले को यहां पे रख रहा हूं. तो फॉर्मूला क्या बन गया, S इंटू 2L इंटू डेल्टा एक्स. ये आपका वर्क हुआ, S 2L डेल्टा एक्स. S क्या है, सरफेस टेंशन, और ये आया 2L डेल्टा एक्स. अब ये 2L डेल्टा एक्स बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है. कोई बताएगा 2L डेल्टा एक्स क्या है? अगर मैं इनिशियल एरिया निकालता, इनिशियल ये ऑरेंज वाली जहां पे प्रेजेंट है, तो इनिशियल एरिया क्या होता, L इंटू एक्स. और फाइनल एरिया क्या होता, L into x, सर सर L into x plus delta x. ये L इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स. फाइनल लेंथ x प्लस डेल्टा एक्स हो चुकी. तो व्हाट इज चेंज इन एरिया, फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया. अब L फाइनल delta x. सरफेस एरिया ये था, इनिशियल सरफेस एरिया ये था. अब इधर भी लेंथ में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, क्योंकि दोनों साइड है लेंथ. जिस तरीके से यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं वैसे यहां पर भी मल्टीप्लाई कर रहा मैंने लेंथ से डबल डबल. तो देखो यहां पे 2LX
प्लस 2l डेल्टा एक्स, ये तो आया ब्रैकेट को ओपन करने पर, माइनस 2lx, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? तो ये 2l डेल्टा एक्स है क्या? इंक्रीज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में कितना चेंज आया वो है ये 2 डेल्टा एक्स। तो जो वर्क डन हमने किया, दैट वर्क डन is equals to surface tension into increase in surface area। ये आपका एक स्टेटमेंट बनता है, वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, एंड दिस वर्क डन वुड बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। तो यहाँ पे अगले स्टेप में मैं इस वर्क डन को क्या लिख दूंगा? सरफेस एनर्जी, बाकी सब एज इट इज, सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। आ गया रिलेशनशिप सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच में। तो सरफेस टेंशन को अगर सब्जेक्ट बनाऊं मैं, सरफेस टेंशन, तो वो क्या हो जाएगा? सरफेस एनर्जी डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं ये लोग, सरफेस एरिया को इंक्रीज इन सरफेस एरिया है, तो उसको जैसे भी रिप्लेस करना है, ए से करना है, ए से कर लो, और सरफेस टेंशन को एस या टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फॉर्मूला बन जाता है, यहाँ पर आपका ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। मैं पीछे एक डेरिवेशन करवाऊंगा और पूछूंगा कि सरफेस टेंशन जो वर्क करता है, उसके अगेंस्ट जो वर्क हो रहा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन, वर्क डन का फॉर्मूला। तो आपको बताना रहेगा वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो वापस से, जब आपने इस रेक्टेंगुलर फिल्म को पानी सोप सॉल्यूशन में डिप किया, तो 2 सोप फिल्म बन गई, एक आगे फ्रंट साइड, एक बैक साइड। अब आप अगर उसको बाहर की तरफ लेके जाना चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, बट क्योंकि 2 सिर्फ सोप फिल्म में, इसलिए लेंथ को हमने क्या कंसिडर किया? ट्वाइस। यहां से वर्क डन आ गया। 2l डेल्टा एक्स क्या है? 2l डेल्टा एक्स यहां से रेड वाले पार्ट से पता लगा सरफेस एरिया का इंक्रीमेंट है, तो उसको लिख दिया इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इसको लिख दिया सरफेस टेंशन, ये वर्क डन। अब हमको पता है जो वर्क करते हैं हम या अगेंस्ट, वही सरफेस एनर्जी के फॉर्म में हो जाता है स्टोर। तो इसको इससे रिप्लेस कर दिया, बाकी सब एज इट इज, खत्म। डन, ऑलराइट। अब कुछ और समझते हैं, 3 टर्म समझते हैं सबसे पहले। एंगल ऑफ कांटेक्ट, कोहेसिव फोर्सेस एंड एडेसिव फोर्सेस। मे बी कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस आपने पहले भी ये नाम सुन रखे हैं केमिस्ट्री में, बट स्टिल मैं लिखवा देता हूं। लिखिए, नोट्स में लिख लो, जहां जगह मिल रही है ऊपर नीचे। सबसे पहले लिखो कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्स, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोहेसिव फोर्स क्या होती है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the molecules of same substance. It is the force of attraction between the molecules of same substance. It is the force of attraction between the molecules of same substance. मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगती है,
उन्हें क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। सॉलिड सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स लगती होगी उसको क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स। मर्क्यूरी के साथ, मर्क्यूरी मॉलिक्यूल की फोर्स मर्क्यूरी मॉलिक्यूल के साथ अगर देखोगे तो क्या बोलोगे उसे? कोहेसिव फोर्स। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। दूसरा आता है adhesive forces। एडेसिव्स तो आप लगाते भी हो, चीजें टूट जाती है। तो अब समझ आया उनका नाम क्या, क्यों एडेसिव रखा हुआ? बिकॉज एडेसिव फोर्सेस क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the molecules of two different substance. It is the force of attraction between the molecules of two different substance. It is the force of attraction between the molecules of two different substance. इसलिए चीजें टूट जाती है तो लगाया जाता है ग्लू, फेविस्टिक, वो एडेसिव्स होते। क्यों? क्योंकि उनके और सॉलिड जिस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी होती है, चिपका देता है। तो ये दो डेफिनेशन आपको पता होनी जरूरी। जैसे कि आप लोगों ने मर्क्यूरी देखा होगा थर्मोमीटर में, आजकल तो डिजिटल हो गए, बट वो अच्छे स्टैंडर्ड थर्मोमीटर जो होते हैं उसमें जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मर्क्यूरी का लेवल ऊपर चला जाता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो मर्क्यूरी का लेवल नीचे चला जाता है। देखा है वो? देखना, बड़ा अच्छे होते हैं। जब मर्क्यूरी ऊपर जा रही होती है ग्लास ट्यूब में या नीचे आ रही होती है, वो बीपी जो मेजर करते हैं उसमें भी होता होगा, डॉक्टर होता है ना, फुस 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 कर रहा होता है, वो एक्चुअल अच्छा बीपी का इंस्ट्रूमेंट वही होता है मेजर करने का। वो आजकल जो आते हैं डिजिटल वाले वो उतने कोई, मतलब ठीक है, डॉक्टर्स अभी भी सोचो प्रेफर नहीं करते उसे। सो उसमें आप देखोगे मर्क्यूरी का लेवल राइज होता है और नीचे जाता है। कभी भी आप ऐसा नहीं देखोगे कि मर्क्यूरी ऊपर गई और कुछ मर्क्यूरी ऊपर ही चिपकी रह गई और बाकी सब नीचे आ गई। जितनी ऊपर गई थी उतनी की उतनी नीचे आती है। तो ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि मर्क्यूरी के केस में कोहेसिव फोर्सेस आर मच स्ट्रॉन्गर देन एडहेसिव फोर्सेस। अब कोहेसिव फोर्सेस वहां पे कौन होंगे? मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स जो लग रही है। और एडहेसिव कौन सी होगी? जो मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स की ग्लास के मॉलिक्यूल्स के साथ लग रही है। जिसका फोर्स ज्यादा होगा मर्क्यूरी वहां चले जाएगी। तो मर्क्यूरी पर ये वाली फोर्स ज्यादा होती है एडहेसिव से। इस वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खींचकर नीचे ले जाता है, कुछ भी ऊपर रह नहीं जाता ग्लास मॉलिक्यूल पे। बट अगर एक पानी का ग्लास लोगे और ढोल दोगे तो ऐसा आप कभी नहीं देखोगे कि पानी के बाहर जाने से ग्लास सूख गया, ड्राई हो गया। कुछ ग्लास के मॉलिक्यूल्स होते, सॉरी, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ग्लास पर ऐसे स्टिक हो जाते, चिपके रह जाते। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है वो वीक होता है एज कंपेयर टू वाटर ग्लास मॉलिक्यूल। तो ग्लास क्या करती है? चिपका लेती है कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ही, पकड़ लेती है, बाकी सबको जाने देती है। तो ये बेस्ट एग्जांपल होते हैं कोहेसिव और एडहेसिव को समझने के लिए। इज दैट क्लियर? ओके, मान लेता हूं मैं क्लियर ही है, मान लेता हूं सब जाग ही रहे हैं। ओके, अब इन फोर्सेस की वजह से आपको दिखेगा क्या वो देखना। अगर आप एक बहुत पतली ट्यूब्स कंसीडर कर रहे हो, ये ट्यूब है बहुत फाइन, सिर्फ आपको दिखे इसलिए मैं इतने उसका डायमीटर बड़ा बता रहा हूं। बट अगर आप ऐसी ट्यूब्स कंसीडर करो जो बहुत फाइन है और उसके अंदर आप वाटर को फिल कर दो, तो बेस्ड ऑन दीज फोर्सेस वाटर की फ्री सरफेस जो होती है उसका शेप चेंज हो जाता है। समझो, नॉर्मली आप देखोगे तो आपको लगेगा बड़े से लिक्विड में, बड़े से कंटेनर में डाला तो आपको लिक्विड सरफेस पर फ्लैट ही नजर आता है। बट जब छोटी छोटी ट्यूब्स की बात करोगे ना तो आपको ये फ्लैट नहीं दिखेगा। क्यों? समझो,
यहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है सरफेस पर, ठीक है। अब अगर अडेसिव फोर्सेस ज्यादा हुई तो होगा क्या? इस मॉलिक्यूल की प्रॉब्लम समझो जिंदगी में। एक साइड तो इधर फोर्स लग रहा है, ये मॉलिक्यूल बोलते हैं अपनी तरफ आ, और ये ग्लास के मॉलिक्यूल्स बोलते हैं हमारी तरफ आ। अब अगर अडेसिव फोर्सेस स्ट्रांग हुई, अडेसिव मतलब इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, वाटर ग्लास, तो क्या होगा? ये मॉलिक्यूल ये तो इधर चिपक ही जाएगा, इस पर भी इधर ज्यादा फोर्स लगेगा तो ये ऊपर चढ़ जाएगा, इधर वाला भी ऊपर चढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लास का मॉलिक्यूल जो फोर्स लगा रहा है वो ज्यादा स्ट्रांग है। अल्टीमेटली यहां से मॉलिक्यूल जहां तक प्रेजेंट है वो ग्लास के पास जाने लग जाएंगे, और आपको लिक्विड की जो फ्री सरफेस है वो इस टाइप से कर्व दिखने लगेगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स उधर 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 चिपक गए, इधर 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 जाके जाके ऐसे स्टिक हो गए, तो इसकी वजह से आपको लिक्विड की फ्री सरफेस ऐसी बनती हुई दिखती है। इसको बोलते हैं कॉनकेव मेनिस्कस। हाईफाई नाम रख दिया। इस शेप को बोलते हैं मेनिस्कस, और शेप बन कैसा रहा है? कॉनकेव। कॉनकेव तो सुना हुआ है 10th स्टैंडर्ड में, गुफा बोले, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो जब अडेसिव फोर्सेस ज्यादा होगी कोएर्सिव से, तब आपकी लिक्विड की फ्री सरफेस का शेप कैसा हो जाता है? मेनिस्कस कैसा बनता है? कॉनकेव। बट अगर कोएर्सिव फोर्सेस स्ट्रांग होती, जैसे मर्क्यूरी के केस में, अगर आपने वाटर की जगह इसमें मर्क्यूरी को फिल किया होता, तो मर्क्यूरी मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू मर्क्यूरी ग्लास। तो पहले जो ये मॉलिक्यूल ऐसे आपको दिखते स्ट्रेट, वो क्या होते? ये वाला मॉलिक्यूल राइट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है मर्क्यूरी मॉलिक्यूल की वजह से, लेफ्ट में एक्सपीरियंस कर रहा होगा ग्लास मॉलिक्यूल की वजह से। बट अगर मर्क्यूरी वाला स्ट्रांग है तो क्या होगा? धीरे धीरे मॉलिक्यूल इधर ऊपर चढ़ते जाएंगे और साइड से कम होते जाएंगे, क्योंकि मर्क्यूरी वाला फोर्स ज्यादा स्ट्रांग था। तो आपको ये मेनिस्कस जो है वो ऐसा कुछ बनता हुआ दिखेगा। ये तभी ऑब्जर्व कर पाओगे जब ये बड़ी फाइन ट्यूब हो, बाकी तो ग्रेविटी सब काम बिगाड़ देती है अगर बड़ी ट्यूब होती है तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मेनिस्कस। तो कॉनकेव मेनिस्कस कब बना? जब अडेसिव फोर्सेस इज स्ट्रॉन्गर देन कोहेसिव फोर्स। और कॉन्वेक्स मेनिस्कस कब बना? जब कोहेसिव फोर्सेस आर मच स्ट्रॉन्गर देन अडेसिव फोर्स। लिख के रखो, याद नहीं रहेगा। पहली बात तो अडेसिव की डेफिनेशन तुम कोहेसिव में लिख के आओगे, और कोहेसिव की अडेसिव में अगर आ गई तो लिख के रख लो। पहली गलती यही कर दोगे, क्या अडेसिव का क्या कोहेसिव। तो अडेसिव को हमेशा ग्लू से याद रखा करो। ग्लू आपका फेविक्विक फेविकोल जो भी होता है वो क्यों अडेसिव है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल और सॉलिड ऑब्जेक्ट जिस पे चिपका रहे हो उसके इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो उससे याद रखोगे तो डेफिनेशन सही लिखोगे। पता लगा उल्टी लिख दी, घर पे आके सर फोड़ रहे होंगे अपना, क्या यार गलत लिख के आ गया, नंबर कट गया। अब आता है एक और डेफिनेशन की बात मैंने की थी, वो था एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, वापस से डायग्राम से समझते हैं। मेनिस्कस चाहे ऐसी बने या ऐसी बने, इन दोनों में ही एंगल ऑफ कांटेक्ट आएगा। तो वो होता क्या है वो डिफाइन करते हैं। सबसे पहले ये वो पॉइंट है या ये वो पॉइंट है जहां पर लिक्विड की सरफेस सॉलिड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है। दिख रहा है? ये वाला लिक्विड जो फ्री सरफेस पर ये कांटेक्ट में नहीं है सॉलिड से, बट ये वो पॉइंट है जहां पे लिक्विड सॉलिड के कांटेक्ट में है। अगर इस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट बनाओ लिक्विड की फ्री सरफेस पर,
तो इधर टेंजेंट ऐसा बनेगा, इधर का टेंजेंट ऐसा बनेगा। तो आपको उस टेंजेंट का एंगल सॉलिड की उस सरफेस के साथ देखना है जो लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है। वापस से, जब आप ये टेंजेंट बनाते हो तो इस टेंजेंट ने सॉलिड सरफेस के साथ कुछ एंगल बनाया होगा, बट सॉलिड सरफेस तो ऊपर भी है, तो एक एंगल तो ये भी बन सकता था और एक एंगल नीचे वाला बनता है। आपको कौन सा एंगल देखना है? जो लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है सॉलिड सरफेस। ये वाली तो लिक्विड के बाहर प्रेजेंट है, इसके साथ नहीं देखना है। जैसे यहां इस वाले केस में एक एंगल ये बन रहा होगा, बट ये सॉलिड सरफेस लिक्विड के बाहर प्रेजेंट है, ये नहीं देखना है। कौन सा एंगल देखना है? जो इसने लिक्विड सॉलिड की उस सरफेस के साथ बना रखा हो जो लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है। तो ये एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। लिखो डेफिनेशन। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज द एंगल of contact is the angle made by tangent. Angle of contact is the angle made by tangent to the liquid surface. Angle of contact is the angle made by tangent to the liquid surface. Angle of contact is the angle made by tangent to the liquid surface at the point of contact. At the point of contact and the solid surface present inside the liquid. And the solid surface present inside the liquid. जो मैंने कहा, समझाया और डेफिनेशन को साथ में रीड करना। इट इज द एंगल मेड बाय टेंजेंट। टेंजेंट ने एक एंगल बनाया किसके साथ? लिक्विड सरफेस के साथ। कहां पर? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये एंगल किसके बीच में? लिक्विड सरफेस एंड दी, मतलब टेंजेंट ने जो एंगल बना रखा है वो, एंड द सॉलिड सरफेस प्रेजेंट इनसाइड द लिक्विड। अब यहां से आप कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो। जब कॉनकेव मेनिस्कस थी तब एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा आया? एक्यूट रेंज में, लेस देन 90। और जब कॉन्वेक्स मेनिस्कस है तब आपका ऑब्ट्यूज रेंज में गया। तो अगर आपसे मैं पूछता ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लेता कि आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट है लेट्स से एक्यूट रेंज में, तो कौन सी फोर्स स्ट्रांग होगी? तो आपको ये पता होना, एडेसिव की कोहेसिव। तो आपका दिमाग कैसे चलना चाहिए? ये एक्यूट है रेंज। एक्यूट में हमेशा मेनिस्कस कैसी बनी थी? कॉनकेव। और कॉनकेव मेनिस्कस तभी बन सकती है जब एडेसिव फोर्सेस कोहेसिव से स्ट्रांग हो। तो मैं आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट देकर भी ये पूछ सकता था कि एडेसिव स्ट्रांग है या कोहेसिव। सिमिलरली अगर मैं पूछता कि भाई अगर मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज रेंज में है तो बताओ कौन सी फोर्सेस स्ट्रांग होगी? तो अगर ये ऑब्ट्यूज रेंज में है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा होगा। ये तभी बन सकता है जब मेनिस्कस का शेप कैसा हो? कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स मेनिस्कस कब बनती है? जब कोहेसिव फोर्सेस आर मच स्ट्रॉन्गर देन एडेसिव फोर्सेस। इस तरीके से आपको लिंक करना आना चाहिए इस पेज को। अब आपके सिर्फ 2 डेरिवेशन बचते हैं इस चैप्टर के, विच इज पॉइंट नंबर 8 एंड पॉइंट नंबर 9। पहले मैं आपको पॉइंट नंबर 9, 10 वाला बता देता हूं, कैपिलरिटी। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 वाला बता देंगे। पॉइंट नंबर 8 वाला डेरिवेशन पे टिक लगा के रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप, ये जनरली स्कूल्स में पूछ लिया जाता है। कैपिलरिटी वाला भी आ सकता है, बट दोनों में से अगर मुझे नंबर देना हो तो मैं बोलूंगा पॉइंट नंबर 8 एंड देन पॉइंट नंबर 10। तो सबसे पहले तो इस कैपिलरिटी फिनोमिना को समझते हैं।
ये फिनोमिना आपने बहुत जगह देख रखा है। कभी घर पे अगर पानी गिर गया हो जमीन पर, तो मेड हो गया, आपने गिराया है तो आप आ जाओगे, मम्मी साफ करने आ जाती है। आप करते क्या हो, सबसे पहले एक कपड़ा डाल देते हो उस पानी के ऊपर। अब आप देखोगे कि जब आप कपड़े को डालते हो, गीला तो इतनी जगह में ही हुआ था, पर धीरे धीरे वो कपड़ा में पानी ऊपर की तरफ साइडवेज चढ़ने लगता है। इस फिनोमिना को कैपिलरी बोला जाता है। जैसे कि कहीं पर बेंच वेंच पे पानी गिर गया और आपने टिश्यू पेपर डाल दिया, ऑयल गिर गया आपने टिश्यू पेपर डाल दिया, तो जितनी जगह में गिरा था उतनी जगह वो ऑयल नहीं दिखता टिश्यू पेपर में, वो धीरे 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 आगे की तरफ स्प्रेड होने लगता है और थोड़ी देर में पूरा का पूरा गीला हो जाता है वो टिश्यू पेपर। तो ये हुआ क्या, ये वाटर का लेवल राइज होने लगता है आगे की तरफ। इस फिनोमिना को कैपिलरिटी बोला जाता है। जैसे कि ट्रीज की रूट्स, भाई अगर लीव्स, आपने ये सीखा है लीव्स को चाहिए होता है वाटर, बेसिकली फूड वुड प्रोसेस सब बनाने के लिए वाटर चाहिए। बट प्रॉब्लम है, ऐसा बनाना सिखाया होगा पहले बचपन में, रूट्स होती है अंदर और पानी भी होता है जमीन के अंदर। अब पानी का जो नेचुरल फ्लो होता है वो हमेशा हाई लेवल से लोअर लेवल पर हो रहा होता है। पानी नेचुरली ऊपर से नीचे गिर सकता है, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता नेचुरली। बट रूट्स के केस में, क्योंकि रूट्स बहुत पतली सी ट्यूब जैसी बिहेव करती है, इसकी वजह से क्या होता है, पानी ये यहां से ऊपर की तरफ लेके जाती है और लीव्स तक प्रोवाइड करती है। तो वाटर लेवल राइज होने लगता है इन रूट्स के अंदर जब इनको पानी मिलता है। ये फिनोमिना को बोला जाता है कैपिलरी एक्शन, कैपिलरिटी। ये तभी पॉसिबल होता है जब ये जो रूट्स होती है, जो ट्यूब्स होती है, वो बहुत फाइन हो, बहुत फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो। तो सबसे पहले तो लिखो, व्हाट इज कैपिलरिटी? इट इज द फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड। जरूरी नहीं राइज फॉल, राइज होगा, फॉल भी होता है। It is the phenomena of rise or fall of a liquid in a capillary tube in comparison to the surrounding. Notes में दिया है ये सब, पॉइंट नंबर 10 में देखो। It is the phenomena of rise or fall of a liquid in a capillary tube in comparison to the surrounding is called capillarity. इस एक्शन को बोलते हैं कैपिलरिटी। और जो नहीं लिख के दिया है वो लिख लो वहां पे, कैपिलरी ट्यूब्स क्या होता है। तो लिखो, अ ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर, अ ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब्स। फाइन बोर मतलब बहुत छोटे डायमीटर वाली, बहुत पतली सी ट्यूब्स, एकदम पतली, ऐसी ट्यूब्स को बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब्स। और जब इन कैपिलरी ट्यूब्स के अंदर पानी डाला जाता है, जैसे कि अभी मैं दिखा देता हूं, ऐसे कंटेनर के अंदर यहां पानी है और ऐसे पानी वाले कंटेनर में अगर आप इस टाइप की ट्यूब्स को डालते हो, तो ड्यू टू दिस कैपिलरी एक्शन क्या होगा, लिक्विड का लेवल राइज करने लगेगा और आपकी ट्यूब में आपको लिक्विड इतना ऊपर तक दिख रहा होगा, यहां तक। तो कुछ एच हाइट ऊपर ये चला जाता है। उस एच हाइट को ही हमें डिराइव करना होता है इस डेरिवेशन के अंदर कि कितना ऊपर जाएगा। हमेशा थोड़ी ना जाता जाएगा, कभी तो जाके रुकेगा। अब इसके पीछे का फिजिक्स समझो, ऐसा होता क्यों होगा, क्यों ये ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने आपको अभी ये बताया कि
इस टाइप की जो मेनिस्कस होती है वो हमेशा आपको फाइन ट्यूब्स में ही देखने को मिलेगी। बड़ी बड़ी ट्यूब में तो ग्रेविटी काम खराब कर देती है, उधर आपको कुछ नहीं देखने को मिलता। बट वेरी फाइन ट्यूब्स ले ली जाए तो उसमें आपको एक एक्शन देखने को मिलता है, विच इज लिक्विड की फ्री सरफेस या तो ऐसा बिहेव करती है या तो इस तरीके से बनती है। अभी ये वाला केस ले रहा हूं मैं। अब इसको मैं डेरिवेशन के टर्म्स में समझाऊंगा तो आपको लॉजिक पता लग जाए। तो उसको लिखना रहेगा नोट्स में। जो डेरिवेशन दिया मैं वैसा नहीं करवाऊंगा, मैं थोड़ा इजी मेथड करवाऊंगा तो आपको याद ही हो जाए। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। तो एक कंटेनर ले लिया हमने जिसके अंदर पानी है और उसके अंदर हमने ट्यूब डाल दी। तो ड्यू टू दिस कैपिलरी एक्शन जो लिक्विड का लेवल है वो इसमें राइज करने लग जाता है और यहां तक कहीं आ जाता है, एच हाइट तक। मान लेते हैं इसमें जो मेनिस्कस बनी होगी वो ऐसी थी, कॉनकेव। अब इसी को मैं आपको मैग्नीफाई करके यहां दिखा रहा हूं नीचे, तो मैं जो डायग्राम बनाना चाहता हूं वो आपको पता लगे। ये आपकी ट्यूब थी, मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देख रहे हैं और इसमें ये मेनिस्कस बनी हुई है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये मेनिस्कस का बनने का रीजन क्या होता है, एडहेसिव फोर्सेस का स्ट्रांग होना। इधर वाले मॉलिक्यूल्स पे ज्यादा फोर्स लग रहा होता है ऊपर की तरफ। आज मैंने आपको सरफेस टेंशन का डेफिनेशन बताया था कि हम सरफेस टेंशन को किस तरीके से इमेजिन कर रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं। मैंने वहां बताया आपको कि एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर करो और इस लाइन पे जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ इज सरफेस टेंशन। अब ध्यान से देखो ये जो एरोज है, क्या ये सभी एरोज सरफेस से पैरेलल बनाए गए हैं लिक्विड की फ्री सरफेस से? तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन, तो याद रखना हमेशा टेंजेंशियल, ये बताना रहेगा आपको। डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन इज ऑलवेज टेंजेंशियल। लिक्विड, ये सरफेस टेंशन हमेशा लिक्विड की फ्री सरफेस से कैसा लगता है, टेंजेंशियल। अगर लिक्विड की फ्री सरफेस फ्लैट है तो ये टेंजेंट्स ऐसे बनाए गए, ये ऊपर से दिख रही है आपको लिक्विड की फ्री सरफेस, तो ये टेंजेंट। इसी चीज को यहां पे बनाया जाता तो लिक्विड की फ्री सरफेस अब फ्लैट नहीं है, अब कर्व हो गई है। तो अगर इस पर मुझे एंड पर टेंजेंट्स बनाने होते तो वो टेंजेंट्स ऐसे होते। तो ये जो ब्लैक लाइन बताई है मैंने वो क्या है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। टेंजेंट्स बना दी है बस, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब अगर यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करूं तो ये होता था एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहां पर अभी हमने बात किया था एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट इधर। तो मेरे सरफेस टेंशन के दो कंपोनेंट्स बनेंगे यहां पे। एक कंपोनेंट सरफेस टेंशन का ऊपर की तरफ बिहेव कर रहा होगा और एक इधर, इधर भी एक ऊपर की तरफ लग रहा होगा, एक इधर। ऊपर वाला कंपोनेंट सरफेस टेंशन का क्योंकि थीटा के साथ है तो वो क्या हो जाएगा, एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा। और इधर वाला एस साइन थीटा।
ये डायग्राम एक्चुअली बनेगा। अब आप देखो, जस्ट अ मिनट, मैं तुमको एक चीज बना के दिखाता हूं तो आपको ये वाला चीज समझ में आएगी। चलो एक चीज बना के दिखाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और इस चैप्टर का समझने के लिए 2-3 बार समझना पड़ेगा, तब जाके आपको ये सब चीजें मतलब पढ़ना पड़ेगा। सरफेस टेंशन हर किसी के बस का नहीं होता है। आप देख सकते हो बेचारे कुछ तो क्लास में आए तो थे पर हार के जा चुके। ये हर किसी को हर साल समझ में आने में दिक्कत होती है। बड़ा सेशन है, एग्जाम के पहले ओवर कॉन्फिडेंट इसमें कोई रह नहीं सकता कि मैं एक बार पढ़ूंगा और मुझे आ जाएगा। इसको देखो, ये ट्यूब है, ये जो मैंने आपको रेड कलर में कंपोनेंट्स बताए हैं वो आपको 2D में दिख रहे हैं, पर ट्यूब तो आगे भी तो होगी, पीछे भी होगी, पूरा सर्कल बन रहा होगा ऊपर तो उस केस में ऐसे एस साइन थीटा चारों तरफ पूरे के पूरे, अगर इसको टॉप व्यू दिखाऊं मैं आपको तो एस साइन थीटा, 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 इस तरीके से होगा। और कॉस थीटा सब ऊपर 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 होंगे। इसको ऐसे देखो, ये देखो, ये ट्यूब, और इस ट्यूब पे ये जो बाजू में जितने भी आपको ये वाले दिख रहे हैं कंपोनेंट, ये सब क्या है, एस साइन थीटा। और ये सब क्या थे, एस साइन थीटा, और ये ऊपर वाले कंपोनेंट्स क्या होंगे, एस कॉस थीटा। वो इमेजिन ऊपर वाले जितने भी है एस कॉस थीटा, तो वो डायग्राम में मैं 2 दिखा पा रहा हूं, बट वो तो पूरी के पूरे सरकमफेरेंस पर होने वाले ऊपर की तरफ। ये सब एस कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में है, और एस साइन थीटा ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इधर वाले को कैंसिल आउट कर देगा, ये इधर वाले को कैंसिल आउट कर देगा। बेसिकली जितने भी साइन कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते चले जाएंगे। तो नेट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन किधर लगेगा, सिर्फ ऊपर की तरफ। बिकॉज ऑफ दैट लिक्विड का लेवल राइज होने लगता है ऊपर की तरफ, इसलिए आपको ये कैपिलरी एक्शन दिखता है। तो ये सरफेस टेंशन का फोर्स क्योंकि इधर हो गया था टेंजेंशियल ऊपर की तरफ, तो इसके 2 कंपोनेंट्स हो गए, एक साइन एक कॉस। साइन साइन वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और कॉस कॉस वाले सब एड अप हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ दैट आप देख सकते हो नेट डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन वो ऊपर हो गया, और उसकी वजह से लिक्विड का लेवल एक्चुअली राइज करने लगता है। बट जिंदगी भर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, जिंदगी भर ये क्यों नहीं जाएगा ऊपर? क्योंकि जब ये ऊपर जाने लगेगा तो इसको नीचे बुलाने के लिए ग्रेविटी ऑलवेज प्रेजेंट है। तो जब तक सरफेस टेंशन का फोर्स ग्रेविटी से ज्यादा होगा तब तक तो ये ऊपर राइज करने लगेगा। बट एक टाइम आएगा जब फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एंड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएंगे बराबर, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ये रुक जाएगा। तो वो जो हाइट इसने अचीव की होगी वो हाइट हमें डिराइव करनी। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इन, तुम पूरा लिखना, अपवर्ड डायरेक्शन। कैसा है, एक कंपोनेंट क्या था यहां पर, अगर एक का वैल्यू है एस कॉस थीटा और ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट है तो सबको ऐड करना पड़ेगा, एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा। बेसिकली आ किस पे रहा है,
सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पे, तो अगर एक को लेके पूरी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल कंपोनेंट मिल जाएंगे। एक कंपोनेंट का वैल्यू है s cos थीटा, और अगर पूरी लेंथ होती है सर्कमफेरेंस में 2 पाई r, तो 2 पाई r से अगर एक को मल्टीप्लाई करूंगा तो सब कंपोनेंट आ जाएंगे ऊपर की तरफ। तो यहां पर हो जाएगा s cos थीटा इंटू 2 पाई, और रेडियस में इसका मान रहा हूं a, क्योंकि नोट्स में a दिया हुआ है, तो कंफ्यूजन आपको ना हो, इस सर्कल का रेडियस a है, तो ये 2 पाई a। दिस इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये कंपोनेंट था फोर्स का, और पूरी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। फिर आएगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वो कितना हो जाएगा mg। एट इक्विलिब्रियम, force due to surface tension is equals to force due to gravity in downward direction। दोनों इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स 0 हो जाता है, मतलब दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, s cos थीटा इंटू 2 पाई a इज इक्वल्स टू mg। इक्विलिब्रियम पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये तो एज इट इज ही लिखा, सिर्फ मास को रिप्लेस कर दिया मैंने, मास को लिख दिया मैंने डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, बाकी जी एज इट इज। और एक ये क्या है, सिलेंडर ही तो बन रहा है एक, तो सिलेंडर का वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है एक तो पाई a स्क्वायर, एरिया इंटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम। एरिया इंटू हाइट, एरिया क्या होगा क्रॉस सेक्शन का, पाई a स्क्वायर, और हाइट कितनी ऊपर गई h, तो दिस इज वॉल्यूम जो ऊपर गया लिक्विड का। बाकी सब एज इट इज, कुछ चेंज नहीं होगा। डेंसिटी की जगह डेंसिटी, g की जगह g, s cos थीटा की जगह s cos थीटा, और 2 पाई a की जगह 2 पाई। जो कैंसिल आउट हो रहा है काट दो और h को सब्जेक्ट बना लो, हो गया डेरिवेशन खत्म। ये कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि h लाना था, तो पाई से पाई कैंसिल, एक एरिया से मतलब एक रेडियस से एक रेडियस कैंसिल, कुछ और कैंसिल हो रहा है, तो h इज इक्वल्स टू, इधर क्या है 2 s cos थीटा, 2 s cos थीटा, बाकी डिवाइडेड बाय नीचे कितना चले गया रो, एक a और एक g, बस। दिस इज योर h का फॉर्मूला, इसको बोलते हैं एसेंट फॉर्मूला, क्योंकि हाइट ऊपर गई है, बड़ी है, तो ये होता है एसेंट फॉर्मूला। नोट्स में देखोगे समझ भी नहीं आएगा, इसलिए मैंने उस वाले डेरिवेशन को उस तरीके से नहीं करवाया। सिर्फ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इन अपर डायरेक्शन इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऑब्वियस लॉजिक है, बताया और इक्वेट करके एच का वैल्यू लेके आ गया। डायग्राम अच्छा बना के आना आता है। कोई इसमें डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज सिर्फ अब आपका एक टॉपिक बचता है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप, पॉइंट नंबर 8। वो थोड़ा सा समझाने के लिए टाइम उसके लिए चाहिए होता है, तो उसका मैं वीडियो ऑलरेडी सिर्फ इतने ही पार्ट का वीडियो मैंने अपलोड करवा रखा था, तो मैं आपके मॉर्निंग वाले ग्रुप में भी करवा दूंगा, बाकियों के तो होगा, नहीं हो तो ले लेना मुझसे। और यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप के बाद। सो बेसिकली मॉर्निंग बैच जो आपकी है प्रॉपर, उसमें सिलेबस अब हो गया खत्म। नेक्स्ट वीक से आपके कुछ होगा तो रिवीजन टाइम टेबल दे दूंगा, किसी का एग्जाम आ चुका होगा, जैसे निशित का 22 को ही है, तो ऑल द बेस्ट। बाकी अब आपको बता दिया जाएगा एक बार नेक्स्ट क्लास के लिए। अभी आपका सब कुछ हो चुका है खत्म। डाउट्स तुम लेके आ सकते हो, इंस्टीट्यूट पर टीचर से बात कर लो,
जिस जिस ब्रांच पे हो, अगर साउथ भोपाल के हो तो स्वाति मैम से कांटेक्ट करो, मैं स्वाति मैम उधर होते हैं। वस्त्रापुर पे लीना मैम है, सिद्धनाथ सर है, पालड़ी पे मैं और सिद्धनाथ सर पहुंचते हैं वेडनेसडे फ्राइडे, तो आप वहां पर आ सकते हो अपने डाउट्स के लिए। साइंस सिटी पे भी मैं और स्वाति मैम होते हैं। सो यहाँ पर आपका चैप्टर 10 हो जाता है कंप्लीट। इसके न्यूमेरिकल्स में अपलोड करवा दूंगा, देखो समझो, डाउट्स है तो पूछो। सर ये सेशन 10.5 में कोई डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है ये एक्सेंट फॉर्मूला के सिवाय? उसके अलावा बचता ही क्या, 3 नहीं तो करवाया आज मैंने, एक ये करवाया, एक एक्सेस प्रेशर और एक वो छोटा सा रिलेशनशिप जो निकलवाया था। और तो सर एक्सेस प्रेशर का फॉर डेरिवेशन नहीं आता ना? ये पूरा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 8 का एक्सेस प्रेशर वाला। ओके। तो वो करना रहता है, तो मैं तुम्हारी बैच में तो किया होगा, बट स्टिल वो वीडियो में दिलवा देता हूँ, मॉर्निंग बैच में अपलोड करवा दूंगा, बाकियों के पास तो होगा तुम्हारे बैचेस में। सो बाय बाय एवरीवन। Bye, sir.